गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रोपिक गुरु। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एई और जेई की पूरी तरीके से हम लोग पूरा प्रिपरेशन कराते हैं हमारे इस चैनल पर, टेक नॉन टेक बोथ। ठीक है। अभी टेक वाला सेशन मैं ले रहा हूँ केवल और केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। धीरे धीरे अभी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सर अभी उनका एग्ज़ाम है, उसकी वजह से वो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और हमारी मैम का भी यूपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसकी वजह से वो भी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। वो अभी 30 के बाद से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 30 को ही यूपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है। ठीक है। तो उसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। 30 के बाद से वो कनेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद से वो आपको करंट अफेयर्स के सारे कंटेंट देंगी। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर सारे के सारे। ठीक है। तो हम लोग अभी मैकेनिकल वाला पोर्शन और साथ साथ रीजनिंग विजय सर हम लोग क्लास ले रहे हैं आप लोगों की। काफ़ी अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको और मोटिवेशन मिलता रहे धीरे धीरे, और ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के आते रहें। टेक्निकल से रिलेटेड, नॉन टेक्निकल से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें जो कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने टेक्निकल के पार्ट्स को लेकर के आऊँ। ठीक है। जैसे अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं एसएससी जेई 2017 के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला हमने पार्ट उठाया हुआ है, वो है सब्जेक्ट उठाया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई में सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है किसी का, तो दो सब्जेक्ट्स का होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का और थर्मल का। ठीक है। थर्मल में मतलब हमारे अप्लाइड और बेसिक थर्मल दोनों आ जाते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड और फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों के दोनों आ जाएंगे। ठीक है। तो इससे पहले हमने 4 लेक्चर लिए हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के। फ्लूइड काइनेमेटिक्स तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, स्टार्ट होगा, होने जा रहा है, वो है फ्लूइड डायनामिक्स के। क्या है? फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चन जो कि 2017 में आए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि मैथमेटिकल और कॉन्सेप्चुअल है चीज़ें, और इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे खासे हैं। ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर अपने दोस्तों में शेयर और शेयर करवाएं। ठीक है। जिससे क्या हो सके कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ही जो हमारा आया हुआ है इससे रिलेटेड वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या है? वाटर फ्लोज अप अ टेपर्ड पाइप एज शोन इन अ फिगर। मतलब वाटर क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है टेपर्ड पाइप में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन एच? कहाँ है एच? ये रहा एच। ठीक है। ऑफ द डिफरेंशियल मर्क्यूरी मैनोमीटर। डिफरेंशियल मर्क्यूरी मैनोमीटर, इसका क्या मतलब होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर का? हमको पता है ये जो मेजर करता है वो क्या मेजर करता है? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है, प्रेशर मेजर नहीं करता। ओके गाइस। प्रेशर के लिए हमारा सिंपल यूट्यूब मैन। ठीक है। ओके। करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज हमको दे रखा है 126। डिस्चार्ज 126 का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन 1 से भी 126 का डिस्चार्ज हो रहा होगा, और क्रॉस सेक्शन 2 से। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग Q1 और Q2 क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। और Q होता कितना है? A होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी दी नहीं हुई है इस क्वेश्चन की, और हमसे पूछा क्या गया है? एच पूछा गया है। एच हमको क्या करना है? हाइट जो है ये हेड, हेड हमको फाइंड आउट करना है। और वेलोसिटी हमको दी नहीं हुई है, क्रॉस सेक्शन से एरिया भी नहीं दिया है, बट डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। तो A1 हमारे पास कितना हो जाएगा? सिंपल पाई/4 D1 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई/4 इंटू D1 स्क्वायर कितना है? डी वन कितना है? D1 है हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है। तो Q1, तो हमारे पास V1 कितना हो जाएगा? V1 इक्वल्स टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई A1। और Q दिया हुआ है 126 लीटर पर सेकेंड, तो 126 को तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। Q को हम लोग 126 लीटर पर सेकेंड है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.126 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके गाइस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.126, और पाई/4 हम लोगों ने अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0.30 होल स्क्वायर, तो जो हमारा V1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 1.78 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग V2 भी निकाल सकते हैं, Q/A2 से करके हम लोग निकाल सकते हैं।
कोई इशू नहीं है। तो इसमें भी हो जाएगा 0.126 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 और 0.15 स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 7.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा V1 और V2 के। ठीक है, अब हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, 1 और 2 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं। क्या अप्लाई कर लेते हैं, बर्नौली। इसके बीच में यहाँ पे हमारा जो Z1 है, हम लोग इसको रेफरेंस 1 पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और 2 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, जो कि कितना पर है, 80 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.8 मीटर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी V1 होगी, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, V2 होगी। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग अप्लाई कराते हैं दोनों पर बर्नौली प्रिंसिपल। अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल। तो अगर हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करें तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट पर जो हमारी प्रेशर एनर्जी होगी E1, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी 1, और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी 1। ठीक है गाइस, और हमारा जो सेकंड पॉइंट है उस पर हो जाएगा P2, काइनेटिक एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड, और पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड। ये पता है कि बर्नौली प्रिंसिपल में इन तीनों एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब क्या करें, हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी P1 हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, P1 हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 बाई रो जी लिख सकते हैं, V1 स्क्वायर बाई 2G लिख सकते हैं, और प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग Z1, क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इधर कर सकते हैं P2 बाई काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं V1 स्क्वायर बाई 2G और Z2। कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, कोई इशू नहीं है इसमें, हम लोग आराम से हम लोग ने ये लिख लिया। अब देखते हैं रो की वैल्यू। रो हमारे पास वाटर है, क्या है रो, इसमें हमारा क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। देखें तो रो वाटर का जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1000, क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो इसमें पूरा का इस वाले जो चैम्बर है, जो टेपर्ड चैम्बर है, टेपर्ड पाइप है, इसमें केवल और केवल वाटर ही फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास रो यहाँ पे वाटर ही होगा और यहाँ। तो हम लोग को क्या निकालने, पहले प्रेशर डिफरेंस निकाल ले, दोनों के बीच में P1 और P2 के बीच का प्रेशर डिफरेंस है कितना। तो क्योंकि है क्यों, हमको V1 के वैल्यू पता है, V2 है, V2 के वैल्यू पता है, Z2 की वैल्यू पता है और Z1 की वैल्यू पता है, तो हम लोग आराम से P1 बाई माइनस P बाई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे आराम से लिखा जा सकता है। उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 सकते हैं आराम से कि नहीं, प्लस इसको लिख सकते हैं Z2 माइनस, कोई इशू नहीं है। ठीक है, V2 और V1 की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुकी है, 7.13 स्क्वायर 1 स्क्वायर सकते हैं यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी, 7.1 स्क्वायर माइनस 1.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी, 0.8 है माइनस 1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर दें, रो की वैल्यू, यहाँ पे अगर हम लोग इसको सबको सॉल्व कर दें तो यहाँ पे हमारा जो P1 माइनस वैल्यू आ रही है वो हमारे पास जो आएगी वो आएगी 31,648.85 पास्कल। ओके गाइज, गाइज मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बट कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कॉन्सेप्ट को समझें, क्वेश्चंस तो अपने आप बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स बनाने में कोई इशू नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बस पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अब क्या हमको पता क्या करना है, एच। अब हमको एच को कंसीडर करना है, ये एच कैसे निकलेगा, तो एच निकालने, क्योंकि और हमको ये भी पता है कि ये मैनोमीटर से अटैच्ड है, तो हमको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं। और हमको पता है कि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक हाइट पर क्या होती है, प्रेशर हम लोग की इक्वल होती है, तो हम लोग को ये वाला पोजीशन और इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को इक्वल दिखा दे। ठीक है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर। तो इस पॉइंट पर यहाँ से पॉइंट 1 स्टार्ट हो रहा है,
तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या है, प्रेशर P1 है, हम सपोज किया ही था यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे प्रेशर, तो हमारा सबसे पहले हो जाएगा P की तरफ चल रहे हैं, प्रेशर P प्लस लगा देंगे। एक्स एक्सिस पर हमको पता है प्रेशर कितना होता है हाइड्रोस्टेटिक, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ की तरह जाते हैं हम लोग को पता है रो जी एच होता है, हम लोग पढ़ाया था आप लोगों को। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर अभी वाटर ही फ्लो हो रहा है, तो लिखेंगे रो ऑफ वाटर, एच की जगह पर क्या है यहाँ पे एक्स, फिर प्लस, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर एच है और वाटर ही फ्लो हो रहा है, रो डब्ल्यू यहाँ से लेकर एक्स लेकर के यहाँ तक वाटर ही फ्लो हो रहा है ना, रो डब्ल्यू जी। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था रो वाटर और जी को कॉमन लेकर के एक्स प्लस एच लिख सकता था, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता बिगिनर्स के लिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने सबको दिखा दिया। अब क्या करते हैं दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं, इस वाले सेक्शन पर आ जाते हैं, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है हमारा, क्या है, तो क्या लिख दिया प्लस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा डिस्टेंस कितना है, एच की वैल्यू कितनी है 0.8, और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, वाटर ही फ्लो हो रहा है। हम लोग लिखेंगे रो डब्ल्यू ई, और हाइट कितनी है 0.8, कोई इशू, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर प्लस, फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर से वाटर है, तो हम लोग लिखेंगे ओ डब्ल्यू, और एक्स की एच की जगह पे क्या है एक्स, सिंपल का फंडा है ये। फिर आगे देखते हैं, फिर प्लस, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करें इसमें हमारा क्या है मरकरी है, रो ऑफ मरकरी, एम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं या फिर एच जी से कर दो जैसे आपकी इच्छा हो, उसके बाद जी तो रहेगा ही, और हाइट कितनी है यहाँ पे एच, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें कुछ, अब हमको केवल और एच के लिए सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं कुछ क्या चीज़, कोई दोनों चीज़ों में से कैंसिल्स हो रहे हैं, जैसे ये कैंसिल हो गया और ये, सिंपल, ठीक है। उसके बाद से कोई और चीज़ कैंसिल हो रही है, ठीक, ये कैंसिल, हमको बस पता है यहाँ पे P1 माइनस P तरफ लेकर के आ जा रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एच को इधर की तरफ लेकर के आ जा रहे हैं, यहाँ पे रो डब्ल्यू, ठीक है, एच माइनस रो मरकरी, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सिंपल सा है। रो डब्ल्यू कितना होगा यहाँ पे, पहले काम करते हैं P2 माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे देखो आप रो डब्ल्यू है, रो डब्ल्यू कितना होता है 1000 होता है, मल्टीप्लाई ये है 9 और इसकी वैल्यू 0.8, P2 माइनस P1 की वैल्यू लिखी हुई है, ये रखी हुई है, नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस, और इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगी वैल्यू। यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, एच को ले लें, एच को कॉमन ले लें, तो हम एच और जी को कॉमन ले लें, सिंपल सा, यहाँ पे हो जाएगा रो डब्ल्यू माइनस रो, हमको ये पता होना चाहिए कि रो एम जो होता है उसकी वैल्यू जो, रो एम की वैल्यू जो वो होती है 13,006, 13,000 ग्राम पर मीटर किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू हमको पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, जी की वैल्यू हमको पता ही है, तो हम लोग यहाँ से एच आराम से निकाल, ये आप क्वेश्चन पे बस सॉल्व कर लेना, अपने घर पे सॉल्व कर लेना, कि जो वैल्यू आएगी एच की आएगी 19.2। तो गाइज हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, बर्नौली इक्वेशन के बारे में, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इसने तीनों चीजों को हाइड्रोस्टेटिक से भी कनेक्ट कर रखा है इस क्वेश्चन को, मतलब कहने का मतलब है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स दोनों का पोर्शन है ये, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, द फ्लूइड फोर्सेस कंसीडर इन नेवियर स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो नेवियर स्टोक्स थ्योरम के बारे में हमको बात करनी है, तो नेवियर स्टोक्स थ्योरम क्या है पहले इसके बारे में हम देखते हैं, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि नेवियर स्टोक्स थ्योरम से होता क्या है। सपोज करते हैं कि हम लोग जब फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होता है कि फ्लूइड जो होते हैं वो मोशन में होंगे, कैसे होंगे, और हमको ये पता है कि जब डायनामिक्स में होंगे तो जब फ्लूइड मोशन में होंगे तो उनमें किसी ना किसी तरीके का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना, हम लोग को मैकेनिक्स से पता है, मैकेनिक्स के लॉ से। देखो होता क्या है कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मैकेनिक्स से हमारा एफएम भी रिलेटेड है,
तो ठीक है, तो क्योंकि फोर्स आ गया, डायनामिक्स आ गया, काइनेमेटिक्स आ गया, ये सब हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, तो मैकेनिक्स हमारे होल सोल सब्जेक्ट है, क्योंकि मैकेनिक्स हमने 11th में भी पढ़ा था, उसके बाद से हमने प्रिपरेशन में भी पढ़ा, उसके बाद से फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो मैकेनिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फोर्सेज आ गए, फोर्स लगेंगे ही, तो कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं जब एक फ्लूइड मोशन करता है? तो उस पर जो हमारे कुछ जो मेजर फोर्सेज हैं, उसमें सबसे पहला फोर्स है प्रेशर फोर्स। क्या है? प्रेशर फोर्स। क्या है? प्रेशर फोर्स। सेकेंड जो है हमारे पास है ग्रेविटी फोर्स है। क्या है? ग्रेविटी फोर्स है। थर्ड जो है कंप्रेसिबिलिटी फोर्स है। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फोर्स है। फोर्थ वन जो है वो है हमारे पास विस्कस फोर्स है। फिफ्थ जो है हमारे पास जो है सरफेस टेंशन है फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सरफेस टेंशन फोर्स। ये कुछ फोर्सेज हैं हमारे जो मेजरली अपडेट। तो इन पांचों फोर्स में पहले तो कंप्रेसिबल फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स, इनकी वैल्यू होती है बहुत कम, क्योंकि ये केवल और केवल सरफेस पे लगता है ये, और ये एक बल्क में लगता है, तो इनकी फोर्स की वैल्यू होती है काफी ज्यादा कम। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फोर्सेज है वो कौन कौन से? ये तीन, ठीक है ना। तो तीन फोर्सेज हो गए हमारे पास। अब बात करते हैं कि तीन फोर्सेज कौन कौन से हो गए। फर्स्ट हो गया प्रेशर फोर्स, एफ पी हमने सपोज कर लिया। सेकेंड हो गया एफ जी सपोज कर लिया, और थर्ड हो गया हमारे पास एफ। ठीक है। तो अगर हम लोग नेवियर स्टोक की हम लोग बात करें, नेवियर स्टोक बात करें, तो इसमें ये तीनों के तीनों फोर्सेस का क्या होता है? सम। तीनों फोर्सेस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे खतरनाक फोर्स है विस्कस। विस्कस फोर्स इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये फ्लो कैसा हो रहा है इसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड में जो फोर्सेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं सबसे पहला कि फ्लूइड कैसा है। जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करता है कि फ्लूइड कैसा है। सेकेंड है कि वो फ्लो कैसे कर रहा है, हाउ इज द फ्लो इज हैपनिंग, हाउ इज द फ्लो इज हैपनिंग। और थर्ड है कि फ्लो जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी है, सरफेस कैसा है, मतलब कहने का मतलब कि ट्रायंगुलर फ्लो हो रहा है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है, रेक्टेंगुलर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों तीनों किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड फोर्स, सॉरी विस्कस फोर्स पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको फाइंड आउट करना। इसी की वजह से नेवियर स्टोक्स से कम मिनिमम टू मिनिमम 7 अननोन इक्वेशन हैं अभी, जिनको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा चुका है, नहीं किया गया है। अभी भी इस पे डिस्कशन होता है पीएचडी स्कॉलर्स और आईआईटीज में, या फिर डिफरेंट बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में अभी भी इसके ऊपर वर्क हो रहा है इसको सॉल्व करने के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों फोर्सेज हमारे क्या हो जाते हैं? नेवियर स्टोक्स। अगर हम बात करें कि इन तीनों फोर्सेज में से अगर हम लोगों ने विस्कस फोर्स को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया? विस्कस फोर्स को क्या कर दिया हम लोगों ने? रिमूव कर, ठीक है। और अगर मोशन हो रहा है तो एसेलरेशन भी आ रहा है, एसेलरेशन फोर्स भी आएगा, ये हो गया रिमूव, और आ गया हमारे पास एसेलरेशन। तो अगर हमारे पास फ्लूइड फोर्स, सॉरी प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और एसेलरेशन फोर्स, ये तीनों फोर्स अगर आ गए तो इस टाइप का जो फ्लो मोशन हो जाता है, इस टाइप की जो इक्वेशन हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आयलर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आयलर इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें हमारा फ्लूइड फोर्स, सॉरी विस्कस फोर्स क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, ठीक है ना। और हमारा नेवियर स्ट्रोक में क्या रहेगा? विस्कस फोर्स कंपलसरी रहेगा। और आयलर इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आयलर इक्वेशन का ही जो रिजल्ट होगा उसी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा बन जाता है बर्नौली प्रिंसिपल। इसलिए क्या है, ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बात समझ में आ गया? तो आयलर इक्वेशन के बारे में भी पता चल गया, बर्नौलिस कैसे होगा इसके बारे में भी हम बताएंगे आगे, और हमको नेवियर के बारे में भी थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है ना। नेवियर स्टोक्स बियॉन्ड सिलेबस है, इसके बारे में स्टडी करना काफी, बेसिकली ये गेट के क्वेश्चन में भी नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है बस कुछ लेवल तक ही गेट में ये अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर क्या होगा? ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स हो जाएगा नेवियर। अगर यहीं पे अगर हमारा अगर आयलर रहता तो आयलर के केस में हमारा क्या हो जाता? ग्रेविटी, प्रेशर और एक्सेलरेशन। ओके गाइस, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। अब सिंपल, हमको पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो मास रेट फ्लो है, यहाँ पे जो मास रेट फ्लो है क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। एक्यूमुलेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है ना।
अगर जैसे अगर सपोज करो कि यहाँ से कुछ फ्लो हो रहा है, फ्लो होता है इसमें, सपोज करते हैं यहाँ से कोई रेट से फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो सपोज करते हैं यहाँ का 10 हो रहा है और बाहर निकल रहा है 6, तो इसके अंदर चार, चार का फ्लो, चार इसमें इसके अंदर हो रहा होगा फ्लो, एक्यूमुलेट कितना हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा। ठीक है ना। अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसके अंदर एक्यूमुलेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कैसे होगा कि m1 डैश माइनस m2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, मास, मास एक्यूमुलेशन, मास एक्यूमुलेशन पूरा है इसके कंटूर के अंदर। ठीक है। और हमको ये पता है कि जब भी हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं तो उस केस में जो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में सब चीजें हो रही है, मास एक्यूमुलेट हो रहा है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम लोगों ने एजम्पशन ये जानते हैं कि स्टडी फ्लो होना चाहिए। कैसा फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो। और स्टडी फ्लो में के टाइम पर जो हमारा मास, मास एक्यूमुलेशन होता है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग मास एक्यूमुलेशन की बात करें तो टाइम के साथ साथ पहले पहले टाइम में ये 4 हो रहा था, दूसरे में 8 हो जाता, तीसरे में फिर 12 हो जाता, इंक्रीज करता रहता। लेकिन स्टडी जब फ्लो होगा तो ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो मतलब हमारा जो मेन इक्वेशन बनता है वो ये बनता है m1 डैश माइनस m2 डैश, ये जनरल इक्वेशन होता है, डी एम बाई कंटूर के अंदर ये मास एक्यूमुलेट होता, फिक्स हो जाता। जब स्टडी के केस में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हमारे पास m1 डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 डॉट। यही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ, क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाता है। ठीक है गाइस। तो ये किस तरीके का कंजर्वेशन को शो करता है, हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन मास के कंजर्वेशन। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बर्नौली प्रिंसिपल इन द फ्लूइड डायनामिक्स, ओके फ्लूइड डायनामिक्स में बर्नौली प्रिंसिपल आ रहा है, फॉर इनविसिड फ्लो भी हो रहा है। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है फ्लूइड के तो क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा अभी हम लोग को जानते हैं कि जो बर्नौली प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ये हमको पता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ओके। अब जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है तो हमारे पास जो तीन टाइप की एनर्जीज हैं कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर हम लोग इसमें से एक को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो होगा क्या, या एक को क्या करना होगा, जरूर कम होगा, या फिर एक कम होगा एक ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना, समझ गया। अगर ये हमारा बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू दोनों कम होगी, ताकि इन सबका सम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बात समझ गए। या फिर ये अगर इंक्रीज करेगा तो इन दोनों की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, सुटेबल ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर डी है कि डिक्रीज इन द प्रेशर होगा और डिक्रीज इन द फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, समझ गए। तो अगर कोई एक इंक्रीज हो रहा है तो अदर्स दो क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज होंगे। तभी तो क्या होगा, इन सबका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fluid flow in a straight circular pipe is typically laminar. Okay. When the Reynolds number is, okay guys, ये सिंपल है कि अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर लेसर देन रहता है 2300 से, इसको हम लोग बोलते हैं लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 2300 या फिर 4000 के बीच में रहता है, ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब इसमें क्या होता है कि लेमिनार से टर्बुलेंट में फ्लो होने लग जाता है। और अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये हम लोग बाउंड्री लेयर के केस में, बाउंड्री लेयर वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है गाइस। तो किसकी बात कर रहा है, लेमिनार की बात कर रहा है। तो सिंपल सा आंसर केवल केवल हो जाएगा 23। ठीक है, लेसर देन 23। ओके। अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयलर इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ अ लिक्विड एज्यूम्स। ठीक है ना। क्या एज्यूम किया गया था आयलर इक्वेशन के बारे में, फ्लूइड इज विस्कस, फ्लूइड इज विस्कस ने क्या बताया था, आयलर में विस्कस फोर्स को कंसीडर करते हैं। पहली बात तो ये गलत हो गया। फ्लूइड इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये सही है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन, ये भी गलत है। फ्लो इज अनस्टेडी अलोंग द स्ट्रीम लाइन,
स्टडी होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। क्या क्या होगा, एजम्पशंस क्या क्या होंगे आइलर इक्वेशन के लिए? पहला क्या होगा हमारे पास, जो पहला होगा कि फ्लूइड जो होगा इनविसिड होगा। क्या होगा? इनविसिड होगा, मतलब इसमें विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, इनविसिड होगा। सेकंड क्या होगा? होमोजीनियस फ्लो होगा। क्या होगा? होमोजीनियस फ्लो होगा। थर्ड क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी फ्लो की, कंप्रेसिबल होगा। थर्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और फोर्थ क्या होगा? फिफ्थ, सॉरी फोर्थ ये है, फिफ्थ क्या होगा? स्टडी फ्लो होगा। और फिफ्थ सिक्स क्या होगा? विस्कस फोर्स, एफ विस्कस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है ना? तो ये सब पांचों एजम्पशंस है किसके लिए? आयलर इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले कि हम आपके क्वेश्चन आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके देते रहें। हमको मेहनत लगती है काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को बनाने में। ओके, तो अगर हम आप हमारी और हेल्प करते रहेंगे, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को करेंगे, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा क्वेश्चन, और हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो और अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो अगर कोई सजेशंस लग रहे हो आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें ताकि हम लोग उसको पढ़ें और अपने सजेशंस में सुधार कर सके, अपने वीडियो के कंटेंट में और अच्छे से अच्छा सुधार कर सके। थैंक यू गाइज वेरी मच।